हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेल डिवीज़न स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेल साइकिल कंप्लीट कर लिया है। सेल डिवीज़न में माइटोसिस एंड मियोसिस, आज हम लोग माइटोसिस करेंगे। एक और लेक्चर लगेगा मियोसिस करने में और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले, माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस। इससे एग्जामिनर भर भर के क्वेश्चन पूछता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो इसको हम लोग को बहुत ध्यान से देखना है और ये लेक्चर पूरे अच्छे तरीके से ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का डेमो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। और हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं इस लेक्चर में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स। सेल डिवीज़न दो तरह के होते हैं, एक माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है? सेल डिवीज़न लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सेल डिवाइड करता है और वो सेल डिवाइड करके प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड सेल्स। अब ये डिप्लॉयड सेल्स क्या है? तो डिप्लॉयड सेल क्या है देखने से पहले एक और चीज़ हम लोग मियोसिस के बारे में देख लेते हैं कि मियोसिस में जो सेल डिवीज़न होता है और वो जो सेल डिवीज़न से सेल प्रोड्यूस करता है वो सेल हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे माइटोसिस में डिप्लॉयड सेल और मियोसिस में हैप्लॉयड सेल फॉर्म होते हैं। और मियोसिस से क्या क्या किस तरह के सेल्स बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, यानी स्पर्म और एग बनता है। ओके, तो अब डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल क्या होता है वो देखते हैं। ये हम लोगों ने कुछ लेक्चर पहले ये चीज़ देखा सा आप लोगों को लग रहा होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2n लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। और यहाँ n लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉयड। तो बॉडी सेल, नॉर्मल बॉडी सेल में हम लोग क्या जानते हैं कि माइटोसिस होता है। और माइटोसिस में जो नए सेल्स बनते हैं डिवीज़न के बाद वो डिप्लॉयड होते हैं। यानी कि अगर स्टार्टिंग में जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, तो सेल जो डिवाइड करेगा, सपोज ये जो सेल है, ये सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाया। इन दो डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा, 46 एंड 46। तो कैसा सेल बना? डिप्लॉयड सेल बना। लेकिन वही जो स्पर्म और एग है उसमें क्या होगा? इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, यानी कि 46 नहीं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स। और इसमें एक्चुअली 4 सेल्स बनते हैं। वो रहने देते हैं, पर आप समझ में आ गया कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस, आज हम लोग माइटोसिस पे ही फोकस करने वाले हैं। तो माइटोसिस, माइटोस मतलब थ्रेड, रेफरिंग टू क्रोमेटिन थ्रेड। ओके, यहाँ पे माइटोसिस नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जो माइटोसिस वाला डिवीज़न जो साइंटिस्ट देख रहे थे उनको थ्रेड टाइप का दिख रहा था, इसीलिए थ्रेड का मीनिंग ही होते है माइटोस, तो उन्होंने माइटोसिस नाम रख दिया था इसका। अब यहाँ पे माइटोसिस में क्या लिखा है? माइटोसिस इज द सेल डिवीज़न इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है यहाँ पे? कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होने वाला, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। मतलब कि अब जैसे हम लोग का हाथ में कहीं कट लग गया तो वो जो नया सेल्स आता है वो बिल्कुल पुराने सेल की तरह ही होता है। ओके, उसके आसपास के सेल की तरह ही होता है, तो वही आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माइटोसिस में क्या है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है। मियोसिस की तरह नहीं कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ओके, इसमें क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहेगा, मतलब सेम रहेगा। अब फेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस को भी हम लोग 2 फेज में डिवाइड करते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सपोज ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस, उसमें क्या होगा? सेल का जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि 2 सेल्स ही बन जाएंगे, इसे यहाँ पे जगह नहीं है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो 2 फेज है। कैरियोकाइनेसिस को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। कैरियोकाइनेसिस के फेजेस, मतलब कैरियोकाइनेसिस में भी और फेज होते हैं। ओके, देखते हैं। तो हम लोग ये तो जान गए कि कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस में 4 मेन फेज होते हैं।
ओके। और ये कॉन्टीन्यूस फेज होते हैं, मतलब एक के बाद एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। मतलब सबसे पहले होगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, इस तरीके से। ओके तो फिर सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस दो को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और कैरियोकाइनेसिस में भी 4 फेज होते हैं। सबसे पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। अब ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस के जो ये 4 फेज है, ये प्लांट और एनिमल में सिमिलर होते हैं। सिमिलर बोला है मतलब कि एक तरह के होते हैं मगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होते। क्या क्या डिफरेंस होता है हम लोग आगे लेक्चर के दौरान देखें कि प्लांट और एनिमल सेल में माइटोसिस में क्या क्या डिफरेंस होता है। और इसके डिफरेंस को एक टेबल में दे भी रखा है, इसको हम लोग टेबल में भी अलग से पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेज से स्टार्ट किया। इंटरफेज हम लोग सेल साइकिल के दौरान हम लोगों ने इंटरफेज को देखा था। थोड़ा सा इंटरफेस को रिवाइज यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि बाहर से देखने से हम लोग को कोई विजिबल चेंज क्रोमोसोम में नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हम लोग क्या जानते कि इंटरफेज का जो एस फेज था, सबसे पहला फेज था G1, फिर S, फिर G2। तो उसमें जो एस फेज था उसमें हम लोग जान रहे थे कि सिंथेसिस होता है डीएनए का, एक्टिव सिंथेसिस होता है डीएनए का। अब यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल हम लोग देख सकते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ज़रा दोनों का कुछ कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रोजोम कंटेनिंग सेंट्रियोल्स। अब क्या है, यहाँ पे एक इसको अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का डायग्राम दिख रहा है, ऐसा। ये इन दोनों को हम लोग साथ में बोलेंगे सेंट्रोजोम। और ये दोनों एग्जैक्टली एक ही है शेप में, पर ऐसा क्यों दिख रहा है? जैसे कि सपोज आपके पास पेन होगा, पेन को वर्टिकली आप रखेंगे, वर्टिकली मतलब कि अर्थ के लेवल से परपेंडिकुलर। पेन को अगर वर्टिकली रखेंगे तो पेन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कलर चेंज करते हैं। पेन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है पर कोई बात नहीं। और वही अगर पेन को हम लोग हॉरिजॉन्टली रखते हैं, मतलब कि ज़मीन पे लिटा के सपोज रखते हैं, तो पेन कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो ज़मीन पे लेटा हुआ है उसका हम लोगों को सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, जबकि दोनों का शेप बिल्कुल सेम ही है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग को सिर्फ डॉट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ओके तो इन दोनों में से एक एक को हम लोग बोलेंगे सेंट्रियोल और दोनों को साथ में बोलेंगे सेंट्रोजोम। ओके तो सेंट्रोजोम क्या हो गया, दोनों को साथ में हम लोग सेंट्रोजोम बोलेंगे, दोनों सेंट्रियोल्स को हम लोग साथ में सेंट्रोजोम बोलेंगे। ओके साइटोप्लाज्म क्या है हम लोग को पता है, ये जो अंदर न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म है। क्रोमेटिन थ्रेड हम लोग बहुत डिटेल में इसी चैप्टर में देख चुके हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये अंदर डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है वो न्यूक्लियोलस है। प्लांट सेल में देखते हैं, प्लांट सेल में हम लोग को सेंट्रोजोम नहीं दिखाई पड़ रहा है, और प्लांट सेल में एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है, सेलुलोजिक सेल वॉल। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। ये तो हो गया इंटरफेस। तो अभी तो हम लोग माइटोसिस में घुसे ही नहीं, अभी इंटरफेस देख रहे थे। अब इंटरफेस के बाद माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस है, तो कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला फेज क्या था, प्रोफेज। अब हम लोग प्रोफेज को देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी लाइट में लिखा हुआ है सेंट्रोजोम स्प्लिट इनटू 2। ये एक्चुअली मैंने पेंसिल से लिखा है, इससे पहले ये डायग्राम से पहले कुछ थ्योरी दे रखा हुआ था, तो वो थ्योरी और ये थ्योरी ऑलमोस्ट एक था, बस कुछ कुछ पॉइंट जो डिफरेंट था वो मैंने यहाँ लिख लिया। जैसे कि वहाँ पे ये पॉइंट दे रखा था कि सेंट्रोजोम स्प्लिट्स इनटू 2। ओके तो सेंट्रोजोम स्प्लिट्स इनटू 2 मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग सेंट्रोजोम देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंट्रोजोम है। ओके पर अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो सेंट्रोजोम 2 है। ओके तो सेंट्रोजोम 2 में स्प्लिट कर चुका है, और जो ये यहाँ पे डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स मूविंग अपार्ट। अब ये जो डुप्लीकेट सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं हम लोग जानते हैं, तो जो डुप्लीकेट सेंट्रियोल्स है वो एक दूसरे से अब दूर जाती जा रही है। सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल्स।
और यहाँ पे हम लोग, ये अर्ली प्रोफेज का है, ये दोनों अर्ली प्रोफेज के डायग्राम है और ये दोनों लेट प्रोफेज के डायग्राम है। तो हम लोग लेट प्रोफेज में देख सकते हैं कि जो सेंट्रियोल्स है वो एकदम ऑपोजिट पोल्स में पहुंच चुकी है। ओके, क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट। इससे पहले देखते हैं हम लोग इंटरफेज में, ज़रा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्रोमोसोम नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ हम लोग को क्रोमेटिन थ्रेड नज़र आ रहा है, लेकिन प्रोफेज में हम लोग को अब क्रोमोसोम साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को क्रोमोसोम साफ साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को क्रोमेटिन थ्रेड नहीं नज़र आ रहा है, क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर्ड क्रोमेटिड्स। जो क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी पेयर्ड क्रोमेटिड के फॉर्म में है, मतलब कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे अटैच्ड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर यहाँ पे, तो दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पे अटैच्ड है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्पिंडल फाइबर अपेयर्स बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग अ क्रोमेटिक स्पिंडल। इसका मतलब क्या हुआ? डॉटर सेंट्रियोल क्या बोल रहा है? पहले सिर्फ एक सेंट्रियोल था, जो सेंट्रोजोम में जो सेंट्रियोल था, अब वो स्प्लिट करके दो बन चुका है। इन दोनों को डॉटर सेंट्रियोल बोला जा रहा है। तो जो स्पिंडल फाइबर है, ये दो सेंट्रियोल्स के बीच में हम लोग को दिख रहा है। स्पिंडल फाइबर क्या है? ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस तरह का डॉटेड स्ट्रक्चर, ये है स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है स्पिंडल फाइबर। ओके, स्पिंडल फाइबर मार्क भी किया हुआ है। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर किन दोनों के बीच में? दो डॉटर सेंट्रियोल्स के बीच में स्पिंडल फाइबर होता है। और क्या प्रोफेज में और क्या हो रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। तो यहाँ पे हम लोग लेट प्रोफेज में देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपेयर हो चुका है। प्लांट को आप ज़रा देखते हैं। प्लांट में यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे क्योंकि सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं होता, तो यहाँ पे ये एस्टर्स दिख रहा है, यहाँ पे एस्टर्स, ये एस्टर्स भी प्लांट सेल में नहीं होंगे। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो सेंट्रोजोम है वो दो में स्प्लिट हो जाता है, फिर वो दो स्प्लिट हुआ सेंट्रोजोम अपोजिट पोल में जाता है, और क्रोमोजोम भी अब अच्छे से दिखने लगता है। क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में नहीं होता है, क्रोमोजोम के फॉर्म में आ जाता है। क्रोमोजोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं जो सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होती है। स्पिंडल फाइबर हम लोग को दो डॉटर सेंट्रियोल्स के बीच में देखने को मिलता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। ओके, अब एस्टर क्या है? यहाँ पे जो सेंट्रियोल है उनके चारों तरफ इस तरह का रेज जैसा हम लोग को नज़र आ रहा है, वो एस्टर है। ओके, और स्पिंडल फाइबर क्या है? स्पिंडल फाइबर ये जो सेंट्रियोल्स है उन दोनों के बीच में जो हम लोग को डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है स्पिंडल फाइबर। ओके, तो यहाँ पे भी इस प्लांट सेल में भी हम लोग को स्पिंडल फाइबर दिखने को मिल रहा है। प्लांट में भी स्पिंडल फाइबर है, लेकिन एस्टर प्लांट में नहीं है। अब प्रोफेज के बाद हम लोग देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, और किस पॉइंट पे अटैच होंगे? सेंट्रोमियर वाले पॉइंट पे अटैच होंगे। मतलब ये अगर क्रोमोजोम है तो स्पिंडल फाइबर आके कहाँ पे अटैच होगा? यहाँ पे सेंट्रियोल में। ये स्पिंडल फाइबर आके सेंट्रियोल में अटैच हो जाएगा। ओके, और क्या लिख रहा है? क्रोमोजोम्स लाइन अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्रोमोजोम जो है वो इक्वेटर, एक ही लाइन में खुद को अलाइन कर लिया है, दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। तो मेटाफेज में दो काम होता है कि एक तो क्रोमोजोम इक्वेटर लाइन पे आ जाता है, सारे क्रोमोजोम खुद को इक्वेटर पे अलाइन कर लेते हैं। दूसरा जो है वो क्रोमोजोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है सेंट्रोमियर वाले पॉइंट पे। ओके, मेटाफेज हो गया। अब एनाफेज देखते हैं। एनाफेज, सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमेटिड्स डिवाइड स्प्लिट।
अब यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये क्रोमेटिड्स है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है जो कि यहाँ पे सेंट्रोमियर में अटैच है। एनाफेज में क्या होगा, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। ओके, और किस पॉइंट पे अलग होगी, सेंट्रोमियर वाले पॉइंट से अलग हो जाएगी, इस पॉइंट से अलग हो जाएगी एक दूसरे से। ओके, Thus, two sister chromatids of each chromosome separate and are drawn apart toward opposite poles pulled by shortening of spindle fiber. अब ये दोनों अलग तो हो गई, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स सारे क्रोमोसोम की एक दूसरे से अलग हो चुकी है। और अब क्या हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जा रहा है, और जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जा रहा है वैसे वैसे ये जो डॉटर क्रोमोसोम है, इसको हम लोग डॉटर क्रोमोसोम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट करके दो क्रोमोसोम में टूट गया। इसको यहाँ पे डॉटर क्रोमेटिड्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग डॉटर क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दो डॉटर क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अब अपार्ट हो जा रही है, एकदम ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रही है। और क्या चीज़ हम लोग देख रहे हैं एनाफेज में कि फुर्रो स्टार्ट्स, यहाँ पे जो ये हल्का सा डीप दिख रहा है फुर्रो एंड साइटोप्लाज्म दोनों साइड से, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। फुर्रो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में होता है इन एट द मिडिल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में कोई प्लांट सेल में कोई फुर्रो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई फुर्रो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एनिमल सेल में हो रहा है। ओके, तो एनाफेज में क्या क्या हुआ, एनाफेज में जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो एक दूसरे से अलग हो गई, और अलग होने के बाद वो दोनों ऑपोजिट पोल में मूव करने लगी। क्यों, क्योंकि स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो रहा है। और थर्ड कि फुर्रो का फॉर्मेशन हो रहा है एनिमल सेल में। एनाफेज के बाद जो लास्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का वो है टीलोफेज। टीलोफेज में मैक्सिमम चीज़ प्रोफेज का ऑपोजिट होता है, जैसे कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियोलाई डिसअपेयर होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोलाई रीअपेयर हो रहा है। ओके, यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे क्रोमोसोम हम लोग को अच्छा से दिखने लगा था, क्रोमेटिन फाइबर हट गया था और क्रोमोसोम नज़र आ रहा था। यहाँ पे क्या है कि क्रोमेटिड्स अब पतले हो जाएंगे, मतलब कि क्रोमोसोम तो दो क्रोमेटिड में अब टूट चुका है ना, तो अब ये क्रोमेटिड वापस से क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये तीनों पॉइंट तो बिल्कुल अपोजिट हो गया प्रोफेज से। और इसमें क्या क्या हो रहा है, जो दो सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम है रीच अपोजिट पोल्स, जो डॉटर क्रोमोसोम है एग्जैक्टली यहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम और जो डॉटर क्रोमेटिड से वो एक ही चीज़ को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोनों अपोजिट पोल में मूव कर चुकी है, स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो चुका है, अब यहाँ पे हम लोग को स्पिंडल फाइबर नहीं देखने को मिल रहा है, ये सब एस्टर्स है। ओके, ये सब एस्टर्स है। द क्लीवेज फुर्रो स्टार्ट्स डीपनिंग इन एनिमल सेल, और ये जो फुर्रो स्टार्ट हुआ था एनाफेज में वो अब टीलोफेज में और डीप होते जा रहा है। ओके, तो प्लांट सेल में क्या हो रहा है, प्लांट सेल में तो फुर्रो बनता ही नहीं है, प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में होता है, मतलब यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ इस जगह पे। ओके, तो अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है, मतलब कि न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है दो में, हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर चुका है, यहाँ प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर चुका है, मतलब कैरियोकाइनेसिस खत्म। अब साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो क्लीवेज फुर्रो था वो पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका है और एनिमल सेल दो में डिवाइड कर चुका है, यहाँ पे दो सेल बन चुका है। और प्लांट में जो सेल प्लेट था वो पूरी की पूरी तरह अच्छा, जैसे कि यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कि ये जो फुर्रो है वो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, लेकिन प्लांट सेल में जो सेल प्लेट है वो अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है। ओके, तो फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, प्लांट सेल में जो सेल प्लेट है सेंटर से पेरीफेरी मतलब बाहर की तरफ, और इसके वजह से क्या होता है कि दो सेल्स बन के तैयार। तो यहाँ पे माइटोसिस खत्म होता है, कैरियोकाइनेसिस भी हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गया।
तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है, ऑल न्यूक्लियर चेंजेस, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी चेंज है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के दौरान, उनको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्योंकि हम लोग देखें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में जाके न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ, तो उससे पहले न्यूक्लियस के अंदर हम लोग चेंजेस ही देख रहे थे। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंज होता है सेल डिवीज़न के दौरान, वो कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल एंड प्लांट्स, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। एनिमल सेल में एस्टर्स फॉर्म हो रहे थे, लेकिन प्लांट सेल में एस्टर्स नहीं फॉर्म होते। ओके, नॉट फॉर्म्ड। एनिमल्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो फुरोइंग के थ्रू होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये बाहर से अंदर की तरफ प्रोसीड्स टू द सेंटर, जो फुरोइंग है सेल के सेंटर की तरफ होते जाता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और सेल प्लेट जो होता है वो सबसे पहले तो सेंटर में बनता है, और उसके बाद फिर वो ग्रो करता है और वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते जाता है। और फुरो एकदम ऑपोजिट था, सेल मेम्ब्रेन से शुरू होकर अंदर की तरफ आता है। एनिमल्स में जो माइटोसिस है वो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में होते हैं, और ये ग्रोथ रिप्लेसमेंट के लिए हेल्प करता है। प्लांट्स में जो माइटोसिस है वो ग्रोइंग टिप्स में होती है और साइड्स में होती है। ग्रोइंग टिप्स में होने की वजह से प्लांट का लंबाई बढ़ता है, और साइड्स में जब माइटोसिस होता है तो प्लांट का गर्थ बढ़ता है, मतलब उसका चौड़ाई बढ़ता है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। पहली बात, ग्रोथ में अगर माइटोसिस जब होता है तभी सेल का नंबर इंक्रीज करता है और एक छोटा बच्चा बड़ा आदमी बनता है। रिपेयर, ओके, जैसे कि हम लोग आरबीसी है, हम लोग का हर टाइम आरबीसी डेड करता है और नया आरबीसी फॉर्म होता है, तो ये रिपेयर का काम हो गया। रिप्लेसमेंट, सॉरी रिपेयर में ये रिप्लेसमेंट और रिपेयर मैंने उल्टा बोल दिया। रिपेयर में क्या होता है, अगर कहीं पे कट लग गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तब वहाँ पे जो घाव बढ़ता है वो रिपेयर होता है। रिप्लेसमेंट में जो वो रेड ब्लड सेल का मैंने एग्जांपल बोला वो रिप्लेसमेंट का है एग्जांपल। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमोइबा या ईस्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब नॉर्मली वो एक सेल से 2 में डिवाइड होता है तो उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट माइटोसिस का क्रोमोसोम का नंबर इसमें सेम होता है। ओके, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब आई थिंक ये 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं माइटोसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आइडेंटिफाई द स्टेज बाय गिविंग अ सुटेबल रीज़न, हम लोग को इस स्टेज को आइडेंटिफाई करना है और एक अच्छा सा रीज़न देना है कि मतलब ये फेज़ हम लोग जो बोल रहे हैं वो ऐसा क्यों है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स से वो अलग हो चुकी है, और ये कब होता है, ये एनाफेज में होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है फेज़ एनाफेज, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो चुके हैं क्रोमेटिड्स में और ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगी है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब ये पूछ रहा है कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। यहाँ पे हम लोग को एस्टर्स दिखाई पड़ रहा है, तो ये एनिमल सेल है। ओके, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट विथ एस्टर्स। ओके, इसका हम लोग रीज़न दे दिए कि हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आंसर। उसके बाद पूछा है हम ड्रॉ करना है एक अच्छा सा डायग्राम ऑफ द स्टेज विच फॉलोज द वन इन द डायग्राम। ये बोल रहा है कि एक ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जो इसके बाद वाला फेज़ का डायग्राम ड्रॉ करना है। मतलब ये एना फेज़ है तो हम लोग को टीलो फेज़ का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल ईच डॉटर सेल हैव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अबव डिवीज़न। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो अबव डिवीज़न है ये जब हो जाएगा तो क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में क्या होंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख सकते हैं, ये मूव नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्रोमोसोम सेल डिवीज़न से पहले क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 4। ये 1 क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम, ये 3, ये 4। सेल डिवीज़न से पहले 4 क्रोमोसोम है। तो सेल डिवीज़न के बाद कितने क्रोमोसोम होंगे। ऑब्वियसली माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, इसलिए डिवीज़न के बाद भी 4।
नेम द 4 नाइट्रोजनस बेस। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में, मतलब कि इससे कुछ लेक्चर्स पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने किया है कि 4 नाइट्रोजनस बेस एडिनाइन, ग्वानाइन, थायमीन एंड साइटोसिन होता है। तो इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग। स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।